तो हेलो एवरीवन, हम लोग पिछले क्लास के अंदर एंगुलर का मटेरियल और टेलविन सीएसएस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये देखे एंगुलर 17 के अंदर। ठीक है, आज हम लोग डिटेल में कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। कंपोनेंट क्या होता है, उसको मतलब एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं जो पिछले वाले क्लास में किए थे। तो जब भी आप प्रोजेक्ट रन करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, एनजी सर्व। ठीक है, एनजी सर्व लिखते हैं। जैसे ही एनजी सर्व लिखते हैं, एक मिनट, ठीक है, एनजी सर्व जैसे ही लिखते हैं तो और एंटर करेंगे तो आपको मतलब एक पोर्ट नंबर देगा, उस पे ये ओपन होता है। ये देखिए, ये बोल रहा है कि ये जो 4200 पोर्ट पे जो एंगुलर रन होता है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो क्या आप इसको डिफरेंट पोर्ट में रन करना चाहते हैं, तो यस लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये एक यूआरएल देगा और उस यूआरएल पे हमको क्लिक करके ओपन कर लेना होता है। ये चीज़ें हम बता चुके हैं, लेकिन अगर आपको मन है कि नहीं हमको ये अपना कोई एक यूआरएल जो देता है, जो पोर्ट नंबर देता है, उसको चेंज करना है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये जैसे ये एक पोर्ट दिया है, तो इस पे अगर कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पोर्ट की जगह हम किसी और पोर्ट पे भी अपना रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे करेंगे, इसको ओपन करने के लिए ये जैसे ही ओपन हो रहा है इसको छोड़ देते हैं और इसको कंट्रोल से ही करते हैं। एक देख लेते हैं किसी दूसरे पोर्ट पे ओपन करना है, तो सबसे पहले एनजी सर्व लिखेंगे और डैश डैश पोर्ट लिखेंगे। ठीक है, और स्पेस करके किस पोर्ट पे रन करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं ना कि ट्रिपल मतलब 4999 पोर्ट पे ये ओपन होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम पोर्ट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस पोर्ट से इस पोर्ट पे हम अ, जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब हमको इस पोर्ट पे रन करके देगा। तो इस तरह से अगर आपको पोर्ट चेंज भी करना है तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें रहा। अब ये अपना देगा, ओपन करके आएगा। ठीक है, तब तक हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए आज के क्लास के अंदर हम लोग कंपोनेंट देखने वाले हैं कि कंपोनेंट क्या होता है। तो देखिए, कंपोनेंट जो है जब भी हम एंगुलर या रिएक्ट की वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कंपोनेंट ही होता है। कंपोनेंट ही कंपोनेंट होता है। मतलब एक कंपोनेंट दूसरा तीसरा इस तरह के बहुत सारे हम कंपोनेंट बनाते हैं और उसको जहाँ जहाँ यूज करना होता है, यानी कि मान लीजिए इसी कंपोनेंट को, ये जो कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट के अंदर एक पीस ऑफ कोड होता है। ठीक है, और उस पीस ऑफ कोड को हम दोबारा तिबारा जितनी मन यूज करना उतना यूज कर लेते हैं। जैसे एक कंपोनेंट है तो इस कंपोनेंट को मान लीजिए इस वाला में भी यूज कर लिए, इसको दोबारा इस वाले में भी यूज कर लीजिए, या फिर इसी कंपोनेंट को फिर से यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है तो कई बार यूज करते हैं, यानी कि रीयूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ये एक कोई एक मान लीजिए वेबसाइट है, जैसे यूट्यूब ही को ओपन कर लेते हैं ना, तो यूट्यूब इग्निटो में यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब में देखिए, यूट्यूब में आपको दिखाएंगे कि जब भी आप इसको रन करते हैं तो देखिएगा यूट्यूब के अंदर ये देखिए, ये जो है ये जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं चाहे कुछ भी देखते हैं ये फिक्स होता है और बीच का पोर्शन ही चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि ये एक कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट हो गया, फिर ये जो नीचे वाला एक कंपोनेंट है, ये सब अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है। मतलब हम अलग अलग कम इसमें लोड नहीं हो रहा है, हम कुछ कोई दूसरा लेके दिखा देते हैं। यहाँ पे इस पे जाते हैं और अपने YouTube खोल लेते हैं, उसमें दिखा देंगे आपको। ठीक है, यहाँ से YouTube ओपन कर लेते हैं और ठीक है, जैसे कि देखिए ये ऊपर ये एक हेडर है।
ठीक है। और ये मतलब ये आप ऐसे मानिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ से चैनल में चले जाते हैं, इसका चैनल तो है नहीं, अ, ऐसे जो रुकिए इसको मेंटोर सेल्फ की वेबसाइट पे जाके दिखा देते हैं, सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, हेडर फुटर उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए ये एक हेडर है, अब इसी हेडर को देखिए सारे पेज में इसी इसी तरह का हेडर होगा। ठीक है, किसी पेज में जाएंगे तो इसी तरह का हेडर होगा। तो ये एक ही हेडर को बार बार यूज किया गया, इसी तरह से फुटर है। तो जितने पेज में जाएंगे ये फुटर सेम सेम होगा। ठीक है, इसमें तो फुटर नहीं है, जैसे मान लीजिए इसमें फुटर यूज करना होता है तो हम एक फुटर का कंपोनेंट बना लेंगे, एक हेडर का कंपोनेंट बनाएंगे, दो कंपोनेंट हो गया। अब इसको जहां जहां यूज करना है, जिस जिस पेजों में यूज करना है, हम बस उसको कॉल कर लेंगे और वो हमारा मतलब दोबारा हमको कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये कोर्सेज का है, तो अब इस कोर्सेज का हम कंपोनेंट बना लेंगे, अब जहां जहां यूज करना है इसको बस कॉल कर लेंगे, तो इस तरह से कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बस कि कंपोनेंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी वेबसाइट का, मतलब जो एंगुलर या रिएक्ट से बना हुआ, मतलब एंगुलर और रिएक्ट और व्यू जेएस का तीनों का काम एक ही होता है। ठीक है, और कंपोनेंट एक सिंपल टाइपस्क्रिप्ट क्लास होता है। ठीक है, अगर आप रिएक्ट में हैं तो वो जावास्क्रिप्ट क्लास होता है, यहाँ टाइपस्क्रिप्ट क्लास होता है। ठीक है, और उसके अंदर फंक्शन और वेरिएबल होते हैं। अब क्लास के अंदर है तो हम उसको फंक्शन ना कहकर मेथड बोलते हैं और वेरिएबल को प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि जो एक क्लास के अंदर प्रॉपर्टी और मेथड होता है, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, और जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एनजी लिखते हैं। ठीक है, एनजी का मतलब होता है एंगुलर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनजी, और जी का मतलब होता है जनरेट। ठीक है, मतलब एंगुलर जनरेट करो, सी का मतलब होता है कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे काम होता है। जी या फिर जनरेट भी पूरा आप लिख सकते हैं, माने कमांड है एन जी सी, एन जी माने एंगुलर, जी से जनरेट, सी से कंपोनेंट, टेस्ट टेस्ट नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट करो। जैसे ही हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे देखिए चार फाइल आता है। ठीक है, एक CSS फाइल, एक HTML फाइल, एक यूनिट टेस्टिंग का फाइल आता है, एक TS फाइल होता है। इसी TS फाइल के अंदर हम अपना लॉजिक लिखते हैं, और इस HTML के फाइल में हम अपना जो भी HTML है, जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है इसमें लिखते हैं, और स्टाइल करना है तो CSS वाले में लिखते हैं, और इस यूनिट टेस्टिंग के फाइल को डिलीट भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और अपना लॉजिक जो है सारा इस कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको इसमें बहुत सारी चीजें होता है। अब आप इसमें अब देखिए ये जो कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है, इस वाले में इस वाले में देखिए, इस वाले में आपको ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें ये समझ सकते हैं कि ये जो है ना, ये एट द रेट के साथ, जो भी एट द रेट के साथ होता है उसको बोलते हैं डेकोरेटर। ठीक है, डेकोरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, और हर डेकोरेटर्स के अंदर मेटा डेटा होता है। ठीक है, ये मेटा डेटा है। ठीक है, मेटा डेटा में सबसे पहले सेलेक्टर होता है। जब भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो हर कंपोनेंट का एक सेलेक्टर होता है। ठीक है, जैसे अभी हम एक और कंपोनेंट बना के दिखाएंगे, तो उस कंपोनेंट का सेलेक्टर होता है, उसके अंदर इंपोर्ट होता है कि जैसे कि मान लीजिए इस कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को यूज करना है तो सबसे पहले उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेम्पलेट यूआरएल होता है। टेम्पलेट यूआरएल में क्या होता है कि हम अपना मतलब किस फाइल के अंदर हमारा HTML लिखा हुआ है वो यहाँ पे बताना होता है। और अगर आप मान लीजिए इनलाइन HTML लिखना चाहते हैं, HTML यहीं लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ टेम्पलेट्स लिखेंगे। ठीक है, टेम्पलेट्स लिखेंगे तब भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन ये इनलाइन के लिए है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे बैकटिक के साथ अपना वो लिख सकते हैं। ठीक है, बैकटिक के साथ अपना मतलब जो है HTML है वो पूरा लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग टेम्पलेट यूआरएल में कहाँ पे अपना HTML लिख रहे हैं वो यहाँ पे बताते हैं। उसी तरह से स्टाइल यूआरएल में हम स्टाइल हमारा कहाँ पे है,
तो ये स्टाइल वाला फाइल है, तो ये बता रहे हैं बस, यहाँ पे और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इनलाइन स्टाइल से लिखना है तो सिर्फ स्टाइल भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग समझे कि हर कंपोनेंट का डेकोरेटर होता है, इसको डेकोरेटर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको डेकोरेटर्स बोलते हैं। और डेकोरेटर्स मतलब उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे क्लास डेकोरेटर्स, प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स, मेथड डेकोरेटर्स, पैरामीटर डेकोरेटर्स, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वो तो आगे जैसे जैसे समझेंगे वो होगा। ठीक है, और जो हमारा डेकोरेटर्स होता है उसके नीचे एक क्लास होता है। ठीक है, ये क्लास कौन सा है? कंपोनेंट क्लास है। ठीक है, इसी के अंदर हमारा जो भी वेरिएबल होगा ये सब यहाँ पे, वेरिएबल यानी कि प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी आप हम लोग समझ गए कि कंपोनेंट क्या होता है, उसके अंदर कितने फाइलें होता है, उसका क्या काम है, ये भी समझना इम्पोर्टेंट था, इसलिए अभी हम समझ लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इसको डेकोरेटर्स बोलते हैं और इसको मेटा डेटा बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा कौन सा क्लास का कंपोनेंट है उसका नाम है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा काम शुरू होता है। अब हम लोग अभी बताए कि हम लोग, हमारा पेज कैसा दिख रहा है एक बार देख लें। तो हमारा पेज ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और एक बार हम इसको मतलब कैंसिल कर लेते हैं, और एक बार हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो कमांड है ना, मतलब एक कंपोनेंट क्रिएट करके देखना है। तो एन जी, ठीक है, एन जी का मतलब एंगुलर, और जनरेट। ठीक है, जी का मतलब होता है जनरेट। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जी का मतलब होता है जनरेट, और सी का मतलब होता है कंपोनेंट क्रिएट करना है, और कंपोनेंट का क्या नाम होगा ये आपको देना है। तो हम कंपोनेंट का नाम टेस्ट रख सकते हैं, और इसके अंदर भी आप एक बता सकते हैं फोल्डर, अगर रखना है कि टेस्ट के नाम स्टूडेंट नाम का फोल्डर हो तो वो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस कंपोनेंट का नाम रख रहे हैं। ठीक है, अगर फोल्डर में रखना है तो टेस्ट के बाद उसका नाम लिखेंगे, जो भी एबीसी। ठीक है, तो वो उस फाइल के अंदर आएगा, उस फोल्डर के अंदर आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं, टेस्ट कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट क्रिएट होगा ना, तो ये भी ध्यान रखिए कि ये जो कंपोनेंट क्रिएट होगा ये ऐप वाले फोल्डर के अंदर ही होगा। ठीक है, देखिए ऐप वाले फोल्डर के अंदर, यानी ये रूट फोल्डर है। और इस देखिए, इसके अंदर 4 फाइल आ गया। जब भी आप क्रिएट करेंगे ये 4 ही फाइल आएगा। एक CSS का फाइल होगा, एक HTML का फाइल होगा, एक aspect डॉट टी एस फाइल होता है। ठीक है, जिसका काम होता है यूनिट टेस्टिंग का फाइल होता है, इसको आप डिलीट भी कर देते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो TS फाइल होता है ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस, इसी का काम है। ठीक है, इसका हमको यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसको हम इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए ng serve और डैश डैश ओपन लिखेंगे तो डायरेक्ट हमको ये ओपन करके दे देगा। लेकिन ये पूछ भी मतलब जब आप फर्स्ट बार, ये देखिए ये बोल रहा है कि आपको किस पोर्ट पे रन करना है। 4200 वाला जो पोर्ट है वो ऑलरेडी यूज में है, तो आप किसी डिफरेंट पोर्ट पे रन करना चाहते हैं तो यस बोल दीजिए। ठीक है, तो ये दूसरे पोर्ट पे रन करके दिखा देगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट क्रिएट किए हैं टेस्ट नाम का। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज आवर टेस्ट। ठीक है, एक मिनट, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, दिस इज आवर टेस्ट कंपोनेंट। ठीक है, ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इस कंपोनेंट को, ये जो टेस्ट कंपोनेंट है, अभी ये देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। देखिए, ये जो है ये ऐसा दिख रहा है हम लोगों को, और बाकी सबको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इन सब का काम नहीं है। हाँ, ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो है ना, इसी के अंदर हम यहाँ पे इसके नीचे जो टेस्ट कंपोनेंट क्रिएट किए हैं यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर मतलब जो रूट कंपोनेंट है उसके अंदर हम टेस्ट कंपोनेंट को दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हर कंपोनेंट का एक सेलेक्टर होता है।
ठीक है। सेलेक्टर को पकड़ेंगे, देखिए जैसे ये टेस्ट कंपोनेंट है ना, टेस्ट कंपोनेंट का सेलेक्टर ये है ऐप डॉट टेस्ट, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे कि जो हमारा मतलब जो हमारा ये जो HTML का फाइल है ना, दूसरे मेन कंपोनेंट का HTML फाइल, उस उसके अंदर जाएंगे और सबसे नीचे यहाँ पे हम उसको पास करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मतलब इस टेस्ट कंपोनेंट को पास किए हैं, ये जो हमारा रूट कंपोनेंट है ना, जो ऐप कंपोनेंट है उसके HTML के अंदर पास किए हैं, ठीक है। अब ये तो पास कर दी, तो ऐसा नहीं है कि ये दिखने लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये दिखने लगेगा, ऐसा इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि हमको इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना, जो ये हमारा टेस्ट कंपोनेंट है ना, ये जो टेस्ट कंपोनेंट है इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। ये जो रूट कंपोनेंट है ना, इसी के अंदर दिखाना है ना, रूट कंपोनेंट के अंदर दिखाना है, जो ऐप कंपोनेंट है वो हमारा रूट कंपोनेंट है, तो इसी के अंदर दिखाना होगा। तो हमको सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा, तो सबसे पहले टेस्ट कंपोनेंट के अंदर जाइए और ये जो टीएस फाइल है, तो इस देखिए इस कंपोनेंट को कॉपी करें। देखिए यहाँ से सेलेक्टर मतलब उसके HTML में हम सेलेक्टर डाले थे, लेकिन अभी जो देखिए ये मेन कंपोनेंट है, देखिए इसको एक्सपोर्ट किया गया है, यानी कि जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस टेस्ट कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करेंगे किसमें, जो ऐप का कंपोनेंट है उसके अंदर जाएंगे। देखिए हम टीएस वाले के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे कॉमा देके इस कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, और जैसे ही इस कंपोनेंट का नाम लिखिएगा ना, तो सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बल्ब की तरह आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए इंपोर्ट करने के लिए एक सिंबल दे रहा है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ से नहीं करने का मन है तो डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं इंपोर्ट टेस्ट कंपोनेंट और उस फोल्डर का नाम, ठीक है, कि टेस्ट कंपोनेंट के अंदर, टेस्ट कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर है टेस्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। तो वो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है, सेव करेंगे और जैसे ही यहाँ पे देखें तो वो आ गया दूसरा वाला कंपोनेंट, ठीक है। और हम लोग मटेरियल यूआई तो यूज किए ही हैं, मटेरियल यूआई बोल रहे हैं, ये जो टेलविन CSS है वो यूज किए ही हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सेंटर, जैसे ये सेंटर करना है, ठीक है, मतलब इस वाले कम जो टेस्ट कंपोनेंट है उसको सेंटर करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले टेस्ट कंपोनेंट के अंदर जाएंगे और जो HTML फाइल है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, सबसे पहले लिखेंगे क्लास, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट, और देखिए क्या करना है, ये सजेशन भी दे रहा है, तो हमको सेंटर करना है, तो सेंटर करेंगे, सेंटर लिख देंगे। देखिए ये होगा, ये लोड हो रहा है सेंटर। अब इसको कलर करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कलर रेड, ठीक है। यहाँ पे कलर के लिए ऑप्शन है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन अगर हो आपको कभी, तो मतलब कि कलर कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है कि जाना है टेलविन की वेबसाइट पे, ठीक है, ऐसे जाना है और वहाँ पे कलर सर्च करेंगे, ठीक है, और कलर सर्च करेंगे तो वहाँ पे कलर का वेरिएशन भी दे देता है, नहीं तो यहाँ पे आप सजेशन पे भी जा ही सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे कलर, ठीक है, जो काम करना है वो देखिए यहाँ पे कलर है, ठीक है। तो जो भी कलर यूज करना है, जैसे कि रेड मान लीजिए, देखते हैं, ठीक है, जैसे ये रेड है तो टेक्स्ट डैश रेड, तो यहाँ पे टेक्स्ट डैश रेड, और उसका कौन सा चाहिए, तो 900 वाला चाहिए, तो 900 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये 900 वाला वो आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए ये आ गया है, ठीक है, ये कलर आ गया है, वो आपको दिख नहीं रहा है वो, क्योंकि 900 है ना, 500 करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है, 500। अब इसी तरह से मान लीजिए हमको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखेंगे, फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज लिखेंगे। अब कौन सा फॉन्ट साइज लेना है, टेक्स्ट 7 एक्सेल लेना है, तो यहाँ पे
कौन सा लेना है, 7 एक्सेल लेना है, फॉन्ट का साइज कैसा लेना है वही देख रहे हैं कि 7 एक्सेल लेना है तो 7 एक्सेल है, ठीक है, इसको ले लेंगे तो ये फॉन्ट बड़ा हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह यहाँ पे चीज़ें काम करता है, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा, देखिए इतना बड़ा होगा। तो समझ गए कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये अ, जो कंपोनेंट क्रिएट करते हैं उस कंपोनेंट के सेलेक्टर को कॉपी करना है, सेलेक्टर का जो नाम है उस नाम को हमको एज ए HTML, जैसे HTML लिखते हैं उस तरह से जो जिस कंपोनेंट में यूज करना है उस कंपोनेंट के HTML में जाते हैं और उसको एज ए टैग यूज कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, अब जाते हैं कि उस कंपोनेंट का नाम क्या है, जैसे इसका सेलेक्टर का ये नाम था, जैसे कि आप देखिए हम इस सेलेक्टर को वहां पे एज ए HTML यूज किए थे, लेकिन अब हमको इस ये जो हमारा कंपोनेंट है उसका नाम क्या है, टेस्ट कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट को हमको यूज करना है तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे इस कंपोनेंट को, ठीक है। तो इस कंपोनेंट का नाम क्या है, टेस्ट कंपोनेंट। देखिए इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है तो हम इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इंपोर्ट करेंगे किसमें, जो जो TS फाइल है इस TS फाइल में जाएंगे और यहाँ पे उसका नाम लिखें, ठीक है। और जैसे ही नाम लिखे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, नहीं तो आप खुद भी ऐसे लिख सकते हैं कि उसका फोल्डर कहाँ पे है, ठीक है। और इंपोर्ट करके जैसे ही यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं वो हमको रन होके दिख जाता है। तो इस तरह से हम लोग एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर कैसे यूज करते हैं ये चीज़ें हम लोग दिखा दिए। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, डेकोरेटर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटा डेटा, ठीक है। और ये हमारा क्लास है और क्लास के अंदर वेरिएबल जैसे ये है उसी तरह से फंक्शन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ों को देखेंगे। इतना ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू।